Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 मार्च 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, ताइवान को अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर पेरोल के बारे में चर्चा की जा रही है। पेरोल क्या होता है, किसी भी कैदी को टेम्पररी बेसिस पर थोड़े समय के लिए रिहा कर देना है ना, उसको जेल से निकाल देना। हमने थोड़े दिनों पहले पेरोल के बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा होगा। पेरोल के साथ साथ मैंने आपको फरलो का कॉन्सेप्ट समझाया था। पेरोल और फरलो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़े दिनों पहले ही पढ़ाई हैं। तो उसके बेसिस पर देखते हैं किन किन लोगों को यहाँ पर अच्छे से ये याद है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पेरोल है ना, ये किसी भी कैदी को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पेरोल हर एक कैदी का राइट होता है, उसका हक होता है। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनके पास में खुद की नियम कानून होते हैं पेरोल रूल्स को लेकर, है ना, या फिर किसी कैदी को रिलीज़ करना है पेरोल रूल्स के बेसिस पर, वो सारी की सारी जो पावर्स है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद की होती हैं, खुद के यहाँ पर इनके पास में नियम होते हैं। तो बताओ यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर पे बिजनेस सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और कल तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई है, ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। हालांकि यहाँ पर चर्चा परसों से हो रही है, लेकिन कल जो है इस खबर ने पूरी तरह से आग पकड़ ली थी देश भर में। हुआ क्या, लोगों को अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो चुके हैं इस आर्टिकल को लेकर कि जो यूपीआई पेमेंट्स होती हैं। अब यूपीआई पेमेंट क्या है, आपको पता है यूपीआई का आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि जैसे नॉर्मल यहाँ पर फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग यूज़ कहने का कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप साल 2022 का इवन डेटा देखोगे तो साल 2022 जो कि हमारा पिछला साल था, पूरे पिछले साल में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। मैं यहाँ पर बिलियन नहीं कह रहा हूँ, मिलियन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्रिलियन कह रहा हूँ। तो $1 ट्रिलियन का यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये पिछले साल क्रॉस हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि जो यूपीआई है वो कितने बड़े लेवल पर पहुँच चुका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर यूपीआई पेमेंट कर रहे होंगे। आप भी जितने लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हो उसमें मैक्सिमम लोग यहाँ पर यूपीआई का यूज़ कर रहे होंगे, फ़ोनपे या पेटीएम का यूज़ कर रहे होंगे, स्कैनर को स्कैन करने के बाद में पेमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर में यूपीआई कह सकते हो एक सक्सेस इनिशिएटिव निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसको अपनाया और करेंट समय में हम कैश का बहुत कम यूज़ करते हैं, यूपीआई का ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। और इवन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो शॉप है वो भी आजकल पेमेंट या फ़ोनपे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें हमें क्यों बता रहा हूँ, ये तो हमें पता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो एनपीसीआई है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोला कि यूपीआई के अंदर में अब जो पेमेंट होगी, हर 2000 रुपये से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होगा, ध्यान रखना, जो 2000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर में 1.1% का चार्ज लोगों से लिया जाएगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपये से ऊपर का, सपोज 5000 रुपये का यहाँ पर कोई पेमेंट करते हो तो इस 5000 रुपये के ऊपर आपको 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
ऐसा यहाँ पर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल ने हेडिंग ही डायरेक्ट ले दे दी थी, जिसके चक्कर में लोगों में दहशत बैठ गई, क्योंकि लोग यहाँ पर यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं पूरी तरह से। 90% पेमेंट लोग यहाँ पर यूपीआई से कर रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं यार हम अगर कोई छोटा पेमेंट भी करते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो रूल्स हैं ना इनको समझना होगा कि एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। ठीक है, इवन आप देख पाओगे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है अगर 2000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर 1.1% का फ़ी जाएगा, लेकिन कस्टमर्स को यहाँ पर नहीं पे करना है, तो इस वजह से कस्टमर्स को घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हज़ारों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले देखो एक बात और सुनना। आप जब पेमेंट करते हो तो नॉर्मल पेमेंट कैसे होती है? आप यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, मान लो आपने फ़ोनपे को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है और उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर रखा है। ठीक है, ऐसे तो होता है, आपने बैंक अकाउंट के साथ में अपने फ़ोनपे को लिंक किया। अब सामने यहाँ पे सपोज़ कोई दुकान वाला है या कोई दूसरा व्यक्ति है ना, उसके पास पे भी यहाँ पर फ़ोनपे या पेटीएम या कुछ भी है ना, उसने भी अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर रखा है। अब आपको उस व्यक्ति को एक पेमेंट करना है, तो आप पेमेंट जो है आराम से कर सकते हो, है ना। पेमेंट करोगे तो आपके बैंक से जो वो अमाउंट है वो बैंक से अमाउंट निकलकर उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यही तो होता है। तो बैंक टू बैंक जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ध्यान से सुनना, जो बैंक से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये जो 1.1% का चार्ज भी बोला गया है ना, वो यहाँ पर बैंक से बैंक के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब आप जैसा नॉर्मल पेमेंट कर रहे हो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि जैसे फ़ोनपे या पेटीएम यूज़ करते हैं तो उस पर वॉलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे काफ़ी कम ही लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोनपे ने या पेटीएम ने अपने यहाँ पर ही अपने ऐप के अंदर में एक ऑप्शन दे रखा है डिजिटल वॉलेट का, पेमेंट वॉलेट का, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे ये उसके अंदर में पेमेंट वॉलेट का है या डिजिटल वॉलेट का। अब इसका मतलब क्या है, इस वॉलेट का यूज़ क्या है? देखो, इस वॉलेट का यूज़ है कि जैसे कि अभी आपको कहीं पर पेमेंट करना है ना, तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको अपना यूपीआई कोड और ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट से थोड़ा सा पैसा निकाल कर इस पेमेंट वॉलेट में डाल के रख लो, इस डिजिटल वॉलेट में डाल कर रख लो, तो इससे जब पेमेंट करोगे तो बार बार यहाँ पर आपको कोड वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे, है ना। यानी कि इस डिजिटल वॉलेट से, जो ये ऐप अपने आप में डिजिटल वॉलेट हम लोग को दे रहे हैं ना, इससे पेमेंट करना और ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ी से पेमेंट हो जाता है। तो जो ये 2000 रुपये से ऊपर के 2000 रुपये से जो ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा उस पर जो 1.1% का चार्ज लगाया गया है ना, वो बैंक से बैंक वालों पे ट्रांसफ़र पे नहीं लगाया गया है, वो जो चार्ज लगा है वो पेमेंट वॉलेट के ऊपर में लगाया है। ठीक है ना, वो जो डिजिटल वॉलेट है उनके ऊपर लगाया गया। जैसे ये पेटीएम का वॉलेट है, ऐसे यहाँ पर फ़ोनपे का डिजिटल वॉलेट होता है। तो अगर आप उस डिजिटल वॉलेट से किसी को पेमेंट करते हो, सपोज़ यहाँ पर आपने यहाँ पर किसी शॉप से कुछ सामान परचेज़ किया और उस दुकान वाले से सपोज़ यहाँ पे 5000 रुपये का सामान आपने परचेज़ किया। अब उस दुकान वाले को जब अगर आप अपना नॉर्मल जैसा पेमेंट अभी कर रहे हो, बैंक से अपने बैंक से ट्रांसफ़र करवा रहे हो दूसरे के बैंक में, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इस वॉलेट का यूज़ कर रहे हो, इस डिजिटल वॉलेट का यूज़ कर रहे हो और इस डिजिटल वॉलेट में से पेमेंट कर रहे हो सामने शॉपकीपर को, तो उसमें आपको अगर 5000 रुपये का ये पेमेंट हो रहा है, यानी कि 2000 रुपये से ऊपर जितना भी पेमेंट होगा उसके ऊपर आपको 1.1% चार्ज देना होगा। आप एक बात और सुनना, आप जो ये 1.1% चार्ज है ना, वो भी आपको नहीं देना होगा, वो भी कस्टमर को नहीं देना होगा। अब ये क्या है, अब वो ना आप जितना भी जैसा आपका बिल जो भी बना 5000 रुपये का 10,000 रुपये का, आपने यहाँ पर वो पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब शॉपकीपर जो है उसने वो पेमेंट ले लिया, लेकिन अब वो जो 1.1% का चार्ज है तो ये किसके ऊपर जाएगा, अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है। तो 1.1% का चार्ज वो जो मर्चेंट है, वो जो शॉपकीपर है, वो बेसिकली यहाँ पर पे करेगा। लेकिन बोला ये जा रहा है कि कस्टमर्स के ऊपर बर्डन पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर ऐसा होगा कि जो शॉपकीपर है ना, क्योंकि वो तो पे करेगा नहीं, है ना। काफ़ी जगह पर पॉसिबल ये है कि शॉपकीपर क्यों पे करे, तो शॉपकीपर कस्टमर से चार्ज कर सकता है। यानी कि वो आपको पहले ही बोल देगा कि अगर आप 2000 रुपये से ऊपर का पेमेंट हमारी दुकान पर करोगे तो उसके ऊपर आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, यानी जितना पेमेंट होगा उसके ऊपर आपको 1.1% चार्ज देना होगा। यानी कि वैसे तो ये बर्डन शॉपकीपर के ऊपर में है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये बर्डन जो शॉपकीपर है वो कस्टमर के ऊपर डाल दे। अगर ये शॉपकीपर भी ये पेमेंट पे कर रहा है, 1.1% का चार्ज किसी को दे रहा है, तो ये किसको देगा? तो ये जो चार्ज दिया जाएगा ना, ये ऑब्वियस ये बात है इन कंपनी को, जिसकी सर्विस यूज़ की जा रही है, पेटीएम की या फ़ोनपे की, तो इन कंपनी को ये पेमेंट जाने वाला है। तो ओवरऑल इन कंपनी का फ़ायदा होने वाला है और इन कंपनीज़ को ने
इस स्टेप का वेलकम भी किया है, बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत भी किया है। तो यही था पूरा का पूरा एग्जैक्टली प्रोसेस। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि आखिरकार इशू क्या है ये। इसी वजह से आपने जगह जगह पर आर्टिकल्स में एक चीज़ लिखी हुई देखी होगी। क्या लिखी हुई देखी होगी? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पीपीआई बेसिकली वही आपका जो डिजिटल वॉलेट है। ठीक है, यानी कि जो आपको 1.1% का चार्ज देना है वो नॉर्मल आपके ट्रांजैक्शन में नहीं कटेगा, वो कटेगा जब आप वॉलेट का यूज़ करते हो, डिजिटल वॉलेट का यूज़ करते हो। उस पेटीएम या फ़ोनपे की अपनी जो उनकी डिजिटल सर्विस है उसका यहाँ पर डिजिटल वॉलेट है उसका यूज़ करते हो। ठीक है, वैसे तो ये शॉपकीपर को पे करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी है ये आपके ऊपर बर्डन डाल दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि यार शॉपकीपर जो है वो ये कहे कि अगर 2,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट करना तो यार कैश देना, है ना। अगर आप डिजिटल वॉलेट का यूज़ करते हो तो कैश देना, अदरवाइज़ नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला इशू कोई है नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई कह सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, कस्टमर्स पर कोई वैसा बर्डन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल बहुत कम ही लोग हैं जो कि डिजिटल वॉलेट का आज के समय पर यूज़ कर रहे हैं। और इस स्टेप के बाद में हो सकता है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इस वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम भी करते हैं। समझ में आया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों फ्रंट पेज पर एक छोटा सा पिक्चर है। अब इस पिक्चर में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है क्योंकि कल हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चीता के बारे में पिछले 3 दिनों से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक चीता की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसके किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा चीता है सियाया, उस चीता ने यहाँ पर अभी जन्म दिया है और छोटे छोटे चीता को, जैसा आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये जो चीता है जिसको नाम दिया गया है सियाया, इस चीता ने 4 छोटे छोटे चीता को यहाँ पर जन्म दिया है। और बोला यह जा रहा है कि ये इंडिया में 1952 के बाद कुछ इस प्रकार की चीज़ हुई है, क्योंकि चीता ऑलरेडी 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। भारत में चीता विलुप्त हो चुके थे। अभी हमने हाल ही में ये चीता पिछले साल सितंबर में नामीबिया से मंगाए थे। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर में यहाँ पर इन चीता को रखा गया है। तो वहीं पर आप कह सकते हो उस नेशनल पार्क में ही इन छोटे छोटे 4 चीता ने जन्म लिया है। और इंडिया में 1952 के बाद में इस प्रकार का एक कुछ चीज़ देखने को मिली है कि चीता ने भारत में जन्म लिया, क्योंकि 1952 से पहले मैंने बोला ना चीता ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से आज एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा। वैसे तो मैं काफ़ी बार आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग बताओगे। देखो, जब हम चीता की बात करते हैं ना तो एक होता है अफ्रीकन चीता और एक होता है एशियाटिक चीता। तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता का आयुष यानी स्टेटस क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी होगा। तो दोनों का ये आयुष एंड स्टेटस क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट सभी लोग यहाँ पर ज़रूर से लिखने की कोशिश करना। नहीं पता है तो सर्च करना, लेकिन ज़रूर से लिखना, पता ज़रूर चलेगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, क्या हुआ था, गूगल के ऊपर जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, कुछ पेनल्टी वगैरह चार्ज कर दी थी, यानी कुछ फ़ाइन गूगल के ऊपर लगाया। कितने रुपए का? 1338 करोड़ रुपए का, यानी कि 1338 करोड़ रुपीज़ का। तो इतने करोड़ रुपए का गूगल के ऊपर आखिरकार ये फ़ाइन क्यों लगाया गया, उसके पीछे का पहले रीज़न समझो, फिर उसके बाद मैं आपको आर्टिकल की कहानी समझाता हूँ। देखो, ये जो बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे इंडिया में एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि इसका मानना है कि मार्केट के अंदर में एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो इससे जो कस्टमर्स होंगे उनको एक अच्छी सर्विस मिलेगी। सपोज़ यहाँ पर एक नॉर्मल एरिया है, इस एरिया में केवल एक दुकान है। एक दूसरा एरिया है, यहाँ पर 5 दुकानें हैं। सर्विसेज कहाँ पर अच्छी होंगी? ऑब्वियस ही बात है, जिस एरिया में 5 दुकानें होंगी। क्यों? क्योंकि इन 5 दुकानों में आपस में कंपटीशन चलता रहेगा, टक्कर चलती रहेगी, कौन सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो जो भी एक बेस्ट क्वालिटी सर्विस दे रहा होगा कम दाम में, उसके पास यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कंपटीशन होना ज़रूरी होता है। इसको हम लोग एक हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या, गूगल जो है ना, ये लंबे समय से कंपटीशन को ख़त्म करता हुआ आ रहा है। ऐसा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया गूगल के ऊपर, और ये चीज़ एलिगेशंस लगाते हुए 1338 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है वो गूगल के ऊपर में डाल दी है। अच्छा, उसके पीछे का रीज़न क्या, मतलब कैसे गूगल ये काम कैसे कर रहा है? देखो, कहने का मतलब यह है कि जैसे नए नए फ़ोन बनते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन जैसे ही बन रहा होता है, तो वैसे यहाँ पर गूगल के साथ में देखो, गूगल तो फ़ोन के अंदर में ऑलरेडी आ ही रहा है। जो भी ऐप्स गूगल के अंदर में आ रहे हैं वो सारे के सारे गूगल के हैं। यूट्यूब ऑलरेडी यहाँ पर फ़ोन में अब इंस्टॉल आने लगा है ना। उसके बाद में कई सारे और ऐप्स ऑलरेडी यहाँ पर प्री इंस्टॉल आ रहे हैं, यानी कि जब आप फ़ोन खरीद के लाओगे ना, तुरंत ओपन करोगे तो वो सारे ऐप आपको मिलेंगे, वो सारे गूगल के ऐप हैं। इवन यहाँ पर
अगर आप लोगों से मैं कहूँ जाकर एक चीज़ को सर्च करना, है ना, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ तो सर्च करना, तो सर्च कहाँ पे आप करोगे? सीधा गूगल पर सर्च करोगे। इवन मुंह से यही निकलता है गूगल पे जाके सर्च करना, जबकि मार्केट में सर्च इंजन बहुत सारे हैं, याहू है और भी बहुत सारे सर्च इंजन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कह सकते हो उनको कोई बढ़ावा मिलता ही नहीं है, उनको कोई आगे लेकर ही नहीं आता, क्योंकि गूगल अपने आप को ही पूरी तरह से प्री इंस्टॉल करने की कोशिश करता है पहले से ही फ़ोन के अंदर में, है ना। एंड्रॉयड पूरा का पूरा गूगल का है, तो इस चक्कर में अगर कोई कंपनी फ़ोन बना भी रही है, अगर वो गूगल के ऐप को नहीं डालेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर गूगल वो जो एंड्रॉयड वाला सिस्टम है उस फ़ोन को देगा ही नहीं। तो इस चक्कर में यहाँ पर उन कंपनीज़ को गूगल के ऐप्स जो हैं वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल करके देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्री इंस्टॉल जो डिवाइसेस हैं वो गूगल वाले सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये गूगल मार्केट में मोनोपोली बना रहा है। क्या बना रहा है? मोनोपोली, दूसरे को कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। मोनोपोली मतलब एक सिंगल सेलर है मार्केट के अंदर में, बेचने वाला एक है, खरीदने वाले अनेक हैं। इवन जब आप मोबाइल को ओपन करते हो ना, तो सबसे ऊपर यहाँ पर गूगल का ऐसे एक बार बना हुआ जाता है ना। तो गूगल हमेशा कोशिश कर रहा है कि लोग ना गूगल को ही प्रेफरेंस दें। पहले सर्च इंजन को आप देखोगे तो ऊपर इस प्रकार से बार बना हुआ जाएगा, स्टार्टिंग में ऊपर ही, जब आप नया फ़ोन लोगे तब भी यहाँ पर स्टार्टिंग में ओपन आएगा। जबकि दूसरे जो सर्च इंजन है वो भी यहाँ पर सर्चिंग करने का ही काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रहेगा, उनको मौका ही नहीं मिला आगे आने का, क्योंकि गूगल अपने आप को ही प्रमोट करता हुआ चला गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये कंपटीशन को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा था। ये कहीं ना कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं। इसी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो फाइन है वो गूगल के ऊपर लगाया। अब ये केस कहाँ पर गया? ये केस गया था NCLAT के अंदर में। अब ये NCLAT क्या होता है? ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। कोई कंपनी का मैटर है तो वो यहाँ पर इस प्रकार से इस ट्राइब्यूनल के अंदर में जाता है। ट्राइब्यूनल जैसे यहाँ पर कोर्ट काम करता है ना, वैसे ट्राइब्यूनल काम करता है। तो NCLAT के पास में ये केस गया और NCLAT ने भी यहाँ पर इस पेनल्टी को सपोर्ट किया है कि बिल्कुल सही है, गूगल के ऊपर में जो भी यहाँ पर लगा है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इसने कंपटीशन खत्म किया है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यहाँ पर ये कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये फाइन इसके ऊपर लगाया गया है। तो इस लॉ ट्रिब्यूनल ने भी यहाँ पर इस वाले काम को, यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर कदम उठाया था उसको यहाँ पर सपोर्ट किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा में है, ध्यान रखना, आने वाले समय पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बैकग्राउंड डेटा यानी कि प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको खैर न्यूज़ एनालिसिस समझा दिया कि क्या इशू चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा NCLAT के बारे में बात कर लेते हैं। NCLAT एग्जैक्टली क्या है? तो यह है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसको बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के अंडर में, 410 के अंडर में। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के अंदर में हम लोगों ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया, ठीक। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब यहाँ पे आपने अपील करनी होती है। अपील करनी होती है मतलब ये कहीं ना कहीं कहीं और पे भी केस देखने को मिला होगा। हाँ, तो पहले यहाँ पर एक केस जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। पहले लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर में केस जाएगा और वहाँ पे लोग अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस लॉ ट्राइब्यूनल का जो भी जजमेंट आता है वहाँ से कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, तब वो अपील करने के लिए कहाँ पे जाएगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा। समझ में आई बात? और अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेगा अपने केस की। क्लियर हो गई बात? तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करते तो यहाँ पे अपील की जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले ये NCLT के अंदर में लॉ ट्राइब्यूनल में केस गया था, वहाँ पे अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है देन उसके बाद जाकर यहाँ पे इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में वो अपील करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी अगर इंसान दुखी रहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट तक फाइल कर सकता है। क्लियर हो गया? नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में जाकर पर्सनली जुड़ सकते हो। अब देखो अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। आज से 10 दिन पहले ये ऑलरेडी चर्चा में था, अब ये फिर से चर्चा में आ चुका है। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। वैसे यार सुना ही होगा, यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का मैप हुआ, नीचे आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स को थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं ना, यानी कि ये वाले आइलैंड्स, ये हैं अंडमान वाले, और नीचे वाले जो आइलैंड्स हैं वो हैं निकोबार वाले। तो निकोबार आइलैंड्स को थोड़ा जूम करके और देखोगे तो यहाँ पर ना
आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार एक बड़े साइज़ का आइलैंड ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में बहुत सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाने के बारे में चर्चा की गई है, जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है, पोर्ट बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल रिसेंटली चर्चा में भी थे कि इससे हमारा जो निकोबार पूरा आइलैंड है वो बर्बाद हो जाएगा। निकोबार आइलैंड पर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने मिलेगी। जैसा आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट करने के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए आपको पूरी तरह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कट डाउन करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और भी बहुत सारा एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान होगा। जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारा जो पोल्यूशन है वो भी यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो सरकार है ना, वैसे वो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए खर्च रही है। 72,000 करोड़ रुपीज़ खर्च के यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और इस पूरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लगाने के लिए पैसे खर्चे जा रहे हैं। और इस खर्चे में क्या क्या किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएंगी और भी बहुत कुछ बनाया जाएगा। तो बोला यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर ये काम करोगे ना तो इससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा, तो और साथ ही साथ में जब ये काम चलेगा तो पोल्यूशन बहुत होगा। और उससे भी बड़ी चिंता पता है क्या है? कि ग्रेट निकोबार में ना, निकोबार आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब दोनों ही अंडमान निकोबार दोनों आइलैंड्स को आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हैं, ऐसे आदिवासी लोग जो कि पीवीटीजी के अंदर में आते हैं, दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर में उन आदिवासी की कम्युनिटीज़ को रखा गया है जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है, जो लोगों की पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या घटकर कुछ ही बची है। ऐसे यहाँ पर आपको कुछ और भी ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो निकोबार आइलैंड में भी जैसे शोम्पन ट्राइब के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। किसके बारे में? शोम्पन ट्राइब। शोम्पन ट्राइब निकोबार आइलैंड पर पाई जाती है और अगर ये प्रोजेक्ट लगाओगे ना तो इन ट्राइब्स को इनकी जगह से हटाना पड़ सकता है, इन ट्राइब्स को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आज के समय में ये ट्राइब्स ना इंसानी दुनिया से बहुत दूर हैं, इनको भी यहाँ पर डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने क्लैरिटी दे दी है, क्लियर कर दिया है कि हम लोग जो ये प्रोजेक्ट लगाएंगे इससे किसी भी ट्राइब्स को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को, जो भी वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अवेलेबल है उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको कहीं से कहीं तक नहीं हिलाने वाले। तो किसी का भी एविक्शन नहीं होगा, उस एरिया से किसी को नहीं निकाला जाएगा, जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही वो रहते रहेंगे। ये क्लैरिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी है, इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये वापस से न्यूज़ में आया है। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलते हैं, पहले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नीति आयोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर आया है। 72,000 करोड़ खर्चे जाएंगे ग्रेट निकोबार को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को कौन देखने वाला है? तो उसके पीछे पूरी बॉडी हमारे पास में ANIIDCO, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रेट निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार वैसे तो मैंने आपको अभी मैप में दिखाई दिया है, उसके बाद कुछ फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेट निकोबार बिल्कुल सदर्न एरिया में आपको देखने को मिलेगा। पहले अंडमान आइलैंड है, फिर निकोबार है, फिर उसके बाद एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर आपको नीचे ग्रेट निकोबार का देखने को मिल जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज़ और साथ ही साथ में बहुत सारे एनिमल की स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ आदिवासी लोग हैं वो भी रहते हैं, जैसे कि मंगोलेट शोम्पन ट्राइब। शोम्पन ट्राइब यहाँ पर हैं, लगभग 200 के आसपास लोग बचे हुए हैं शोम्पन ट्राइब के अंदर में। और अगर ये प्रोजेक्ट लगेगा तो उससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुँचता हुआ नजर आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। बट सरकार क्लैरिफाई कर रही है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो शोम्पन ट्राइब भी कहाँ पर पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है, वो पाई जाती है निकोबार आइलैंड में। शोम्पन ट्राइब के साथ साथ मंगोलोइड ट्राइब हो गए, निकोबारीज हो गए, ये वाली ट्राइब्स भी यहीं पर पाई जाती हैं। आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। कहोगे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे देख पाओगे यहाँ पर यह है, यूपीएससी ने साल 2009 में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड, यानी कि नीचे ऑप्शन में दिए गए 4 जगह में से बताना है कि शोम्पन ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए, नीलगिरी हिल्स, निकोबार आइलैंड, स्पीति वैली या फिर लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निकोबार आइलैंड। उसके बाद ऐसे एक और प्रश्न पूछा गया था 2004 में, अगेन वही था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू द पीपल ऑफ ओंगे ट्राइब लिव। जो ओंगे ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है? नीचे आपको ऑप्शन दिए गए। तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, क्योंकि अभी आपको पढ़ा ही नहीं है। वैसे ये वाली जो ट्राइब है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा,
तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते रहते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, ओंगे ट्राइब्स जो हैं ये भी यहाँ पर इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। मैं अभी आपको पढ़ा था, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपको प्रश्न सॉल्व करवा दिया है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना अगला एक छोटा सा आर्टिकल है, हमारे वर्ल्ड सेक्शन पर है, यानी कि जो वर्ल्ड पेज पर दुनिया भर की न्यूज़ आती है, इकलौती काम की न्यूज़ है। और यहाँ पर भी कुछ फैक्चुअली डेटा है जो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो सऊदी अरेबिया है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डायलॉग पार्टनर ज्वाइन करेगा, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। तो सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाला है एससीओ को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डायलॉग पार्टनर। इसका मेंबर नहीं बनेगा, एक डायलॉग यानी कि बातचीत डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर एक पार्टनर की तरह ये ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ से जितने भी यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो सब खुश हैं। तो यहाँ पर वो बताया गया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन मेंबर हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। इस बॉडी को कब बनाया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। तो अगेन वही मैंने बोला, डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा है, तो उसको हम लोग जैसे हम डिस्कस करते हैं उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जब भी बात आती है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है कि जिस बॉडी की जो भी बॉडी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मतलब उस बॉडी में जितने भी अलग अलग देश मेंबर्स हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर डिस्कशन करने के बाद में काम करती हैं। समझ में आया? अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली जो बॉडी है इसको 2001 में बनाया गया था। 2001 में यहाँ पर इसको लेकर आए तैयार करके, 2003 में यहाँ पर इसने वर्क करना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में ना इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं जानते थे, इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे। 5 इसलिए क्योंकि इसके अंदर में 5 देश हुआ करते थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। लेकिन बाद में क्या होता है, 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है। उज़्बेकिस्तान ये जैसे ही जुड़ा वैसे यहाँ पर इसका नाम बदल दिया, शंघाई 5 से बदलकर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया भी मेंबर है। 2017 में इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी यहाँ पर इसका मेंबर बन गया था। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने साथ में एक ही साल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अभी एससीओ के अंदर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान, और फिर उसके बाद में उज़्बेकिस्तान, क्योंकि 2001 में उज़्बेकिस्तान भी ऐड हो जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पर पिछले साल से ईरान को भी इसमें जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है कि भाई ईरान को भी यहाँ पर इसका मेंबर बना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 2-4 बातें और हैं, जैसे इस बॉडी का सेक्रेटेरिएट यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग के अंदर में, बीजिंग जो कि चाइना में है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो इसकी है रशियन और चाइनीज़। रशियन और चाइनीज़ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखी जाती हैं। दोस्तों इन बातों के ऊपर इतना ज़्यादा गौर किया गया है इसलिए क्योंकि 2022 में, यानी कि अभी जो लेटेस्ट प्रीलिम्स था, 2022 का जो प्रीलिम्स था ना पिछले साल वाला, उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के थ्रू, ये वाला जैसा आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको 3 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, पूछा गया था इंडिया इसमें से कौन कौन सी बॉडी का मेंबर है। तो पहला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता चल गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एससीओ के अंदर में 2017 में इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में मेंबर बने थे। तो इंडिया यहाँ पर एससीओ का मेंबर तो है। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी 2 करेक्ट हैं, हाँ बाकी 2 भी करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। तो इंडिया तीनों के तीनों बॉडीज़ का मेंबर है। क्लियर ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, 4 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक पहले यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को लेकर एक आर्टिकल है, ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक लाइवमेंट का एडिटोरियल है, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में कस्टोडियल डेथ को लेकर एक एडिटोरियल है, ये डिस्कस करेंगे। फिर सोलर पावर प्लांट्स को लेकर वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इश्यूज़ थोड़े से रेलिवेंट हैं, एक एक करके बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना। सबसे पहला जो एडिटोरियल हम लेने वाले हैं वो लाइवमेंट का है, और ये बात करता है इंडिया की एडटेक इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, एडटेक इंडस्ट्री यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन किस लेवल पर चल रहा है, प्लस इसमें क्या क्या चैलेंजेस है। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, यानी जहाँ से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर मैं आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना है। तो इस एडिटोरियल के जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ रहे होंगे। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया करके यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो दिया गया है। तो पहली चीज़ राइटर मेंशन करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो ये एडटेक है, एडटेक मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को यहाँ पर फैलाना।
सिंपल बात है। तो पिछले कुछ सालों में जो ये एडटेक इंडस्ट्री है ना इंडिया के अंदर में, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेज़ी से ग्रो किया, स्पेशली कोविड-19 के समय में। कोविड-19 से पहले काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। कोविड-19 के बाद में काफ़ी लोग यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर में उतर कर आए। ठीक है, तो कोविड-19 में यहाँ पर कह सकते हो एडटेक इंडस्ट्री ने अपनी जो रफ्तार है वो पकड़ ली है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हर 4 में से एक विद्यार्थी, ध्यान रखना, हर 4 स्टूडेंट्स में से जो एक स्टूडेंट है इंडिया के अंदर में, उसी के पास में केवल और केवल डिजिटल लर्निंग का एक्सेस है। यानी कि बड़े लेवल पर कह सकते हो कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर डिजिटल एजुकेशन है भी तो हर 4 में से एक बच्चे के पास में ही सुविधा है कि वो डिजिटल लर्निंग को ले सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे अभी भी मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ परिवार ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि डिजिटल एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं, अलग अलग कारणों की वजह से। तो वो कारण भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले राइटर ने समझाया है कि एडटेक जो इंडस्ट्री है इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए कितना बड़ा है, इसको समझना। सबसे पहली चीज़ इंटरैक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग, यानी कि जो सबसे पहली महत्वपूर्णता है ना एडटेक इंडस्ट्री की, वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो लर्निंग है, जो सीखना, जो बच्चे सीखते हैं ना चीज़ों को, वो काफ़ी इंटरैक्टिव और इनोवेटिव चीज़ है। यानी कि नए नए तरीके से यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे नॉर्मल तरीका स्कूल वगैरह में जाते हो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उसमें काफ़ी सारे ग्राफिक, पिक्चर, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा एंगेज जो हो पाते हैं, अच्छे से चीज़ों को और ज़्यादा समझ पाते हैं, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स लर्न हो पाते हैं पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कह सकते हो एजुकेशन, जो खासकर एडटेक एजुकेशन है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़, पहला कारण आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि जो लर्निंग है वो काफ़ी इंटरैक्टिव हो जाती है, प्लस इनोवेटिव हो जाती है। नई नई चीज़ें हम लोग को अलग अलग तरीके से सीखने का मौका मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, नीड ऑफ ऑन डिमांडिंग लर्निंग। अब इसका मतलब क्या है ना कि देखो, अब होता क्या है कि मान लो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, तो उसका यहाँ पर स्कूल जा रहा है या कहीं पर कोचिंग कर रहा है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई इसी समय पर उसकी एंट्री होगी, इस समय पर पढ़ना है और इस समय पर एग्जिट होगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में कोई भी यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कभी भी पढ़ सकते हो। खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो वो कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार कहाँ पे कोई टाइम बंधा हुआ है। आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हो, कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, यूट्यूब पे कभी भी सीख सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। यानी कि जो टाइम का प्रॉब्लम है वो नहीं है, आप अपना दूसरा काम करते करते भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर मतलब कहीं पर भी, किसी भी वक्त, किसी भी माध्यम से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंस है एजुकेटर अवेलेबिलिटी। पहले क्या होता था, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे थे और उसके लिए 100 बच्चों के लिए एक सिंगल प्रोफेसर हुआ करते थे। अभी भी स्कूल्स में ऐसे ही होता है ना, 100 बच्चे बैठे हैं और एक प्रोफेसर बैठे हैं, और एक प्रोफेसर को 100 बच्चों को हैंडल करना है और हर एक बच्चे के ऊपर फोकस भी करना है। तो ऐसे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप देखोगे कि एक प्रोफेसर है, आप 100 बच्चों की जगह वो काफ़ी बच्चों को यहाँ पर टच कर सकता है, हज़ारों बच्चों को यहाँ पर टच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये जो वीडियो है, अभी वीडियो अपलोड होगा, 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर ये वीडियो देखेंगे। अब अलग अलग लोग अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो टच कर सकता हूँ इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो जो बेसिकली यहाँ पर पहले एजुकेशन हुआ करता था ना, वो कहीं ना कहीं एक उसके लिए एक फ़िज़िकल स्पेस चाहिए, आपको एक जगह चाहिए, क्लासरूम चाहिए, है ना, उसमें यहाँ पर बच्चे चाहिए, और प्लस यहाँ पर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मतलब खासकर देखो बच्चों जो हैं वो लिमिटेड वे में रख पाओगे, लिमिटेड वे में आप पढ़ा पाओगे, अपनी जो नॉलेज है वो यहाँ पर कुछ ही बच्चों तक फैला पाओगे, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पर तीसरा ये एक बेनिफिट मिलता है कि एजुकेटर की जो अवेलेबिलिटी है उनके पास में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा बेनिफिट की ज़रूरत है, तो उनको भी यहाँ पर टच किया जा सकता है, उनको भी एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि क्लासरूम में अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट बैठा है ना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई क्लासरूम चलती है, तो कई बार मैंने ली भी हैं, तो मतलब काफ़ी क्लासेस लिए हैं, तो उस समय पर देखो बच्चा बोलने से काफ़ी घबराता भी है। लेकिन जब आप ऑनलाइन वे में देखोगे, टीचर के साथ में जो इंटरेक्शन है वो बच्चा खुल कर भी कर सकता है। तो डिजिटल एजुकेशन में ये तो देखने को मिला है कि उसकी जो क्वेश्चन पूछने की जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो थोड़ी सी बड़ी हैं, समझने की कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी बड़ी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आती है। देन ऑनलाइन प्रोग्राम में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है एज बैरियर्स का ना होना। अब होता क्या है कि भाई अब स्कूल जा रहे हो, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है बहुत ज़्यादा कि अब वही जाकर स्कूल में बैठ जाए।
है ना, ऐसा नहीं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी भी हैं तो आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हो, कोई एज बैरियर नहीं है, चाहे वो कितना ही बूढ़ा इंसान हो, चाहे कितना भी यहाँ पर जवान हो, जिसको भी जो पढ़ना है वो यहाँ पर पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में यहाँ पर कोई भी ऐसा जो रूल्स एंड रेगुलेशन की भाई इस उम्र के लोग यहाँ पर ये चीज़ ले पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये हो जाता है। उसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं अफोर्डेबल भी है ना। अगर आप यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं यूपीएससी की कोचिंग का, तो यूपीएससी की कोचिंग अगर आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इवन सबसे पहला खर्चा तो आपका वहाँ पर रहने का है ना, हर महीने का रेंट हुआ, खाने पीने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा हुआ। फिर उसके बाद में आपकी कोचिंग की फ़ीस हो गई, फिर कोचिंग तक आने जाने का खर्चा हुआ। तो बहुत सारा खर्चा यहाँ पर जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो हो जाता है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा हो चुका है, बिल्कुल डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप घर में बैठे बैठे और सस्ता कोर्स ले सकते हो। अब दिल्ली के अंदर में जो कोचिंग है वहाँ पर आप कह सकते हो कि लाखों रुपए की फ़ीस जा रही है, लेकिन आजकल बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो अब पता नहीं यहाँ पर कैसा डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर मिलता है ना। ऑनलाइन कंटेंट आपको मिल जाता है, तो वो सब यहाँ पर आपको बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है, तो अफोर्डेबल है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि करंट समय में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा नॉलेज का प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप एक टॉपिक सर्च करोगे, आपको हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो आप यूट्यूब से आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हो। और मैं तो कहता हूँ आप आपको ना एक कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको बेसिक किताबें पढ़नी है यार। अब वो बेसिक किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो करंट इश्यूज़ वगैरह तो आप पढ़ ही रहे हो, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल ही जाते हैं डेली बेसिस पर। लेकिन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको बेसिक डेटा पढ़ना है, आपकी बेसिक बुक्स पढ़नी है। तो बेसिक बुक्स खुद से पढ़ी जा सकती हैं, और वो भी नहीं समझ में आ रही तो उनकी भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें एजुकेशन के, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं लोगों के लिए, तो ये तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिला है, तो ये फ़ायदे हैं। अब बात आती है यहाँ पर इसके चैलेंजेस की, यानी कि इस इंडस्ट्री में कुछ परेशानियाँ भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे तो हमने पढ़े, अब इसके चैलेंजेस के बारे में, चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो है लिमिटेड प्रैक्टिकल अटैचमेंट टू लर्निंग। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर कोई एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो आप वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं ले पाओगे। साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है जो कि लैबोरेटरी में हो सकता है, तो भाई वो लैब में ही हो पाएगा, लैब में या प्रैक्टिकल करके वो चीज़ों को सीख पाओगे, ऑनलाइन वे में वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो पहला यहाँ पर इसका लिमिटेशन कह सकते हो या चैलेंज कह सकते हो, वो ये आ जाएगा। यानी ऑनलाइन एजुकेशन में कहीं कहीं पर लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जो चैलेंज है, वो है वाइडनिंग जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कि जो जेंडर गैप है ऑनलाइन एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा है। जेंडर गैप का मतलब यहाँ पर यह है लड़का और लड़की दोनों के बीच का जब आप डिफरेंस देखोगे तो एक सर्वे में पता ये चलता है कि लगभग बिहार में या कई सारे और भी जगह पर, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बिहार के अंदर में, तो वहाँ पर गर्ल्स बहुत ज़्यादा कम है ना। मतलब गर्ल्स के पास में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम गर्ल्स हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, लेकिन बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है। तो बोला जा रहा है, एक सर्वे के अंदर बताया गया है कि 28% जो गर्ल्स हैं उनके पास में स्मार्टफोन है और 36% बॉयज़ जिनके पास स्मार्टफोन है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यह है कि आज के समय पर लड़के जो है ना, मतलब लड़के बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे नॉर्मली जिनके पास में स्मार्टफोन होता है, लेकिन बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनके पास में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब एक के पास में स्मार्टफोन है, एक के पास में नहीं है, तो इसकी चक्कर में जो जेंडर गैप है वो काफ़ी बड़ा नज़र आने लगता है, ठीक है। तो गर्ल्स को यहाँ पर देखा गया है कि वो ज़्यादातर घर के काम में यहाँ पर उनका टाइम बीतता है, घर के टाइम में यहाँ पर घर के काम में ही सारा का सारा काम जो है टाइम जो है उनका निकल जाता है, जबकि बॉयज़ को यहाँ पर प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है वो मिली हुई हैं। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं एक जो जेंडर गैप है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेवल पर वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक जो चैलेंज और बताया गया वो है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि यार देखो अगर किसी के पास में मान लो मोबाइल है भी, अब मान लो कहीं वही एक ऐसा एरिया जहाँ पे लड़कों के पास मोबाइल है भी, तो प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। आप देखोगे इंडिया में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी प्रॉपर लेवल पर नहीं है। शहरों के अंदर में चलो प्रॉपर कनेक्टिविटी है भी, तो अभी गांव के लेवल में नहीं है ना। शहरों में भी धीरे धीरे कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है वो अभी कुछ टाइम पहले पहुँची है, या कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर वाईफाई की कनेक्टिविटी अभी पहुँची ही नहीं है, ठीक है। गांव के अंदर तो अभी वाईफाई पहले ही नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एजुकेशन लेना है और इंटरनेट ही नहीं है तो क्या काम, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा काम तो इंटरनेट से ही होना है ना, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी बड़ा एक कमी देखने को मिल जाती है। फिर है लिमिटेड सोशल स्किल एनहेंसमेंट। अब ये क्या मतलब है,
ऑनलाइन एजुकेशन से आप घर में बैठकर पढ़ तो सकते हो, लेकिन अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते। जब एक इंसान बाहर निकलता है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो वो चीज़ एक अलग ही लेवल की चीज़ है। बाहर निकल कर एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, वो आपकी सोशल स्किल्स को बढ़ाता है। बट ऑनलाइन चीज़ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अकेले बैठे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, काम खत्म। ठीक है, तो सोशल स्किल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे डेवलप नहीं हो पाती। फिर उसके बाद में बात आती है बिजनेस माल प्रैक्टिस की। अब ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे खतरनाक चीज़ यही, इसी टॉपिक को मैं बताने वाला था कि स्टार्टिंग में तो भाई देखो डिजिटल एजुकेशन लेकर आया, बहुत अफोर्डेबल बताया कंपनीज़ ने, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, उन्होंने बोला भाई बहुत अफोर्डेबल में हम आपको कोर्स दे रहे हैं। बट धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके उन्होंने मिसलीडिंग वाले एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिए, अपना यहाँ पर उसने धंधा बना दिया। और एजुकेशन वाकई में आज के समय पर एक बिज़नेस ही बन चुका है। मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को देखता हूँ यार कि सब ने यहाँ पर कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। मतलब एक कह सकते हो अनलिमिटेड वे में यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसका जनरेशन हो रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ पर वो लोग सब रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। लेकिन जब बात आती है कि चलो कोई बात नहीं, पेमेंट कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो है चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें मिल रही हैं वो क्वालिटी वाली हैं या नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना, देखो कि जो चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है कहीं कई जगह पर, वो चीज़ आपको पेड में भी नहीं मिल पाती है। कई सारे बिजनेस यही कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में दिखा दे तो देंगे कि भाई हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे, वो प्रोवाइड करवाएंगे, इस तरीके से आपको मिसलीड कर दिया जाएगा। लेकिन जब एक बार आप उनका कोर्स खरीद लो, एक बार यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप चाहे कितना ही किससे कोई प्रश्न करते रहो, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन में ज़्यादा देखने को मिली हैं और पिछले कुछ समय पर ये चीज़ें ज़्यादा ग्रो करी हैं। एक तो बिज़नेस बना दिया और बिज़नेस के साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो जब तक आप पेमेंट करोगे तब तक ही आपके पीछे रहेंगे वो, और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपका काम खत्म, आपके साथ में उनका कनेक्शन टूट गया। आप कोर्स पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एडटेक इंडस्ट्री के बेनिफिट्स भी बहुत है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब क्या है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में जो एडटेक प्रोग्राम्स है वो चलाए जा रहे हैं। अब स्कूल के लेवल से एडटेक प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे असम का ऑनलाइन करियर गाइडेंस जो पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया, वेबसाइट को बनाया गया। ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि खासकर जो बच्चे हैं 9 to 12 के, उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसी प्रकार से झारखंड का डिजी सेट हो गया है ना। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का हर घर पाठशाला हो गया, ये भी कुछ डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, खासकर उन बच्चों को जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। फिर मध्य प्रदेश का डिजी लैब हो गया, ये भी कुछ कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस प्रकार के कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे जो अलग अलग राज्य हैं वो ऑनलाइन वे में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास में वो एजुकेशन नहीं आ सकती, तो उन तक यहाँ पे एजुकेशन पहुँचाई जा रही है ऑनलाइन माध्यम से, है ना। तो केरला के अंदर भी यहाँ पर इसी प्रकार से जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो कई सारे जो स्टेट्स हैं वो इस प्रकार का इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा आर्टिकल था, बहुत सारे रेलिवेंट पॉइंट्स थे जो कि एडटेक इंडस्ट्री के बारे में मेंशन करते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि एडिटोरियल का पर्पज़ ये होता है कि आपको मेंस के लिए तैयार करना। तो मेंस का एक अच्छा टॉपिक आपको मिल चुका है, प्रॉपर पॉइंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से इनको कॉपी पेस्ट करके जहाँ पर भी रखना चाहो रख लेना, नोट्स बनाना चाहो बना लेना। अब आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी आर्टिकल के बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑनलाइन एजुकेशन ओपन्स मैनी पॉसिबिलिटीज फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इट कैन ऑल्सो वाइडन इनइक्वालिटीज इन इंडिया, एक्सप्लेन। यानी कि देखो ये बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है कि ऑनलाइन एजुकेशन है बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो लोगों के लिए ओपन कर दी हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, उन सबको बहुत फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन से, उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ सामने आई हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने जो इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं हैं, वो भी यहाँ पर बढ़ाई हैं इंडिया के अंदर में। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन फ़ायदे तो दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ भी ओपन कर सकता है लोगों के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ को, इंडिया के अंदर असमानताओं को भी बढ़ा सकता है। तो बताओ यहाँ पर इस पर्पज़ से आप क्या सीखते हो, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर वहाँ पर आंसर को सबमिट कर सकते हो। आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि अपने नोट्स में आपने नहीं इंक्लूड किए हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है।
तो अच्छे से इसका आंसर लिखना कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर यह असमानताओं को भी बढ़ा सकता है। आप इससे क्या समझते हो। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है कस्टोडियल डेथ के बारे में। देखो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर में पिछले कुछ समय पर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई भी मुजरिम साबित नहीं हुआ है कस्टडी डेथ की वजह से। पिछले कुछ सालों में यही देखने को मिला है। और जबकि तमिलनाडु में जो खासकर शेड्यूल कास्ट है, एससी वाली जो कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट के साथ में कई बार कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिला है, उनकी कस्टडी में डेथ हुई है। पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि कस्टडियल वायलेंस या कस्टडी डेथ क्या होती है। देखो होता यहाँ पर यह है कि एक इंसान को यहाँ पर पुलिस कस्टडी में लिया गया, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी में लेने के बाद में यहाँ पर उसको क्या करना, उसको टॉर्चर करना। पुलिस कस्टडी में मान लो किसी भी केस में यहाँ पर उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया। अब पुलिस क्या करती है, उसको टॉर्चर करती है और टॉर्चर करने के साथ साथ इतना मारती पीटती है कि कभी कभी उस व्यक्ति का कस्टडी में होती होती उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना उसको टॉर्चर किया जाता है, उतना उसको मारा पीटा जाता है। तो ऐसे कई सारे केस निकल कर आए जहाँ पर कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है। तो वही बोला गया है कि देखो डेथ एक तरफ हो जाती है, फिर उसके बाद मामला शांत हो जाता है। उस पुलिस वाले के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पर टॉर्चर किया है इतने बुरे लेवल से, उसके खिलाफ में यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको मुजरिम साबित नहीं किया जाता। ऐसे कई सारे केस आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिली है। जो तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों में कस्टोडियल डेथ हुई हैं, उस कस्टोडियल डेथ की वजह से कोई भी ना गिरफ्तार हुआ है, ना कोई भी यहाँ पर मुजरिम साबित हुआ है। उसको लेकर एक डेटा आया है। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे, जो चार्ट 1 है, ये चार्ट 1 क्या दर्शाता है, ये चार्ट 1 ये दर्शाता है कि साल 2016-17 से लेकर साल 2021-22, आप कह सकते हो साल 2016 से लेकर साल 2022 के बीच में अगर आप देखोगे, जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में जो भी डेथ हुई है मुजरिमों की, मुजरिम नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो कस्टडी में, तो जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में यहाँ पर जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई है ना, उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा चार्ट है। इस चार्ट में बोला गया है कि जो जो एरिया डार्क आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है कस्टडी में, ठीक है। यानी पुलिस कस्टडी में रखा है या उसको जुडिशल कस्टडी में रखा है, जेल में रखा है, इतना टॉर्चर किया कि यहाँ पर मारते मारते यहाँ पर उसकी जान ही निकल गई, ठीक है। तो ऐसी जो डेथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिली है, तो इस मैप में जो जो डार्क वाले एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ देखने को मिली है। जैसे सबसे डार्क एरिया ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखोगे 2016 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 2600 के आसपास ये कस्टडी डेथ हुई हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 874, तमिलनाडु में 478, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर और भी आप स्टेट्स देख पा रहे होंगे जो डार्क हैं। जो लाइट कलर हैं यहाँ पे सबसे कम कस्टडियल डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे अगर आप पूरे ओवरऑल इंडिया में देखोगे तो कई हज़ारों केस निकल कर आए हैं जहाँ पर कस्टोडियल डेथ देखने को मिली है काफ़ी सारे लोगों की, जहाँ पे पुलिस वालों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जो 2017 से 2021 के बीच में आप देख पाओगे कोई भी पुलिस वाला जो है मुजरिम साबित नहीं हुआ है। 114 पुलिस वालों को वैसे अरेस्ट किया गया है ना। कुछ केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आज के समय पर बन चुकी है कि ऐसे वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर खिलाफ जो कि यहाँ पर एक कदम उठा रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। वैसे इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1, 2 दोनों से ही लिंक कर सकते हो, क्योंकि 1 और 2 दोनों में ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके देखने को मिल जाते हैं जहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है। तो कस्टोडियल वायलेंस वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है ना। जब एक व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाए और कस्टडी में रखने के बाद में इतना ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार किया जाए, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाए कि उसके यहाँ पर प्राण निकल जाए, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है कस्टोडियल वायलेंस। अब कस्टोडियल वायलेंस को लेकर एक डेटा रिसेंटली भी आया था जो कि एनसीआरबी ने पब्लिश किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। एनसीआरबी ने यह बताया कि 2001 से लेकर 2018 के बीच का जब डेटा देखोगे, यानी कि इन 18 सालों में लगभग 26 पुलिस वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुजरिम साबित हुए हैं इस कस्टोडियल वायलेंस के केस में। और लगभग कह सकते हो कि 26 पुलिस वाले अरेस्ट करे गए हैं, 26 पुलिस वाले यहाँ पर मुजरिम साबित हुए हैं। लेकिन इन 18 सालों में लगभग 1800 के आसपास यहाँ पर इस प्रकार के कस्टोडियल डेथ वाले केस निकल कर आए हैं। यानी 1800 के आसपास इस प्रकार से केस निकल कर आए जहाँ पर कस्टडी में इंसानों की मृत्यु हुई है, लेकिन पुलिस वाले कितने अरेस्ट करे गए, वो 26 करे गए। 26 पुलिस वाले यहाँ पर केवल मुजरिम साबित हुए हैं। यानी काफ़ी सारे केसेस इसमें से ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इतना ज़्यादा कह सकते हो कि खतरनाक टॉर्चर करने के बावजूद भी। इवन बोला यह जाता है कि साल 2018 में लगभग यहाँ पर जो 70 डेथ हुई थी ना, उसमें से 4.3% के आसपास जो डेथ हैं
वो इंजरीज़ की वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों ने इतना ज़्यादा फिजिकली असॉल्ट किया, इतना ज़्यादा यहाँ पर मारा पीटा उस व्यक्ति को जिसको कस्टडी में लिया था, कि उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 4 राज्यों को छोड़कर कोई भी पुलिस वाला दूसरे किसी मतलब पूरे देश भर में, आप कह सकते हो इन 4 राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में कोई भी पुलिस वाला कहीं पर भी मुजरिम साबित नहीं हुआ है इस कस्टडियल डेथ वाले केस में। तो ऐसे यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर बोला गया है कि तमिलनाडु में भी किसी पुलिस वाले को अरेस्ट नहीं किया गया, किसी को यहाँ पे मुजरिम साबित नहीं किया गया कस्टडी डेथ के लिए पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इवन यहाँ पे बोला गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा को छोड़कर देश भर में और कोई जगह नहीं है जहाँ पर पुलिस वालों को मुजरिम साबित किया गया हो, यानी इन चारों स्टेट्स में ही कहीं ना कहीं पुलिस वालों को थोड़ा बहुत मुजरिम साबित किया गया है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ये कस्टोडियल वायलेंस इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है लेंदी जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि अगर कोई केस जाता भी है ना, तो भाई कोर्ट में बहुत लंबा समय यहाँ पर उस केस को घसीटना पड़ जाता है। जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी है वहाँ पर। एक केस अगर कोर्ट में जाता है तो क्या इतनी जल्दी 5-6 सालों से पहले वो निपट सकता है? नहीं निपट सकता। और हर बार यहाँ पर जब जब आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, कोर्ट जब जब बुलाएगा तब तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है। इससे यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ना, उनको न्याय नहीं मिल पाता। और जैसे आज के समय पर ये कोर्ट वाली चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे न्याय गरीब के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, जो पुअर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा सफ़र करते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई जुडिशियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, आप कह सकते हो। तो वो जुडिशियल प्रोसेस उनके लिए होता ही नहीं है। अब वो जा नहीं पाते, तो इस चक्कर में यहाँ पर कस्टडी में रहकर कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको इतना टॉर्चर वगैरह किया जाता है, जिसके चक्कर में उनकी जो डेथ है वो होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। अब लेंदी जुडिशियल प्रोसेस के बाद में जो दूसरा है वो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग कानून ना होना। ठीक है, इंडिया के पास में टॉर्चर के खिलाफ में कोई स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, कोई स्ट्रॉन्ग कानून है ही नहीं। अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ हमारे पास में हो जो कि यहाँ पर इस कस्टोडियल वायलेंस को क्रिमिनलाइज कर दे, है ना, इसको अपराध घोषित कर दे, तो कोई पुलिस वाले की हरकत है कोई यहाँ पर ऐसा कर सकता है कि कस्टडी में रख कर इंसान को इतना टॉर्चर करा जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो स्ट्रॉन्ग लॉ यहाँ पर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉ ना होने की वजह से भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा जेल का सिस्टम है ना, उसमें ही एक सुधार की आवश्यकता है। इस जेल के सिस्टम में एक सुधार की आवश्यकता है, और इंडिया यहाँ पर अभी तक उस पूरे जेल के सिस्टम में सुधार नहीं कर पाया है। आप जेल के सिस्टम में आप देखोगे तो कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि जेल कम है, कैदी बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ये ज़रा सिनेरियो देख देख कर। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, वो है एक्सेसिव फोर्स। हमेशा से कोशिश ये की जाती है कि अब जो भी व्यक्ति कस्टडी में है उसके ऊपर ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए, टॉर्चर किया जाए, टॉर्चर कर करके यहाँ पर उससे यहाँ पर जो भी है उसका जुर्म कबूलवाया जाए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टॉर्चर है ना, ये जो एक्सेसिव फोर्स है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, जिसके चक्कर में कस्टोडियल डेथ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब पता है, वैसे तो इंडिया यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये ना टॉर्चर के खिलाफ यहाँ पे पूरा अग्रीमेंट है, और इंडिया ने इसको ज्वाइन कर रखा है। इंडिया ने इसको 1997 में साइन किया था, लेकिन इसको साइन करने के बावजूद भी यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल लॉ है ना, इसको भी यहाँ पे हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है ना। फिर उसके बाद में अगर हम अपने संविधान में देखें या लीगल प्रोविजंस देखें, तो देखो यार, टॉर्चर से बचाने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। तो कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा टॉर्चर करके किसी के प्राण ले लें, यहाँ पर उसको हक नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी वॉयलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आता है। अगला एडिटोरियल यहाँ पर आता है, बात करता है इंडिया नीड्स पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है हसमुख आदिया, हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ व्यूज़ अपने मेंशन किए हैं। किस चीज़ को लेकर ये किया है इन्होंने? पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को लेकर। पब्लिक पॉलिसी यानी कि पब्लिक मैनेजमेंट, है ना, जो हमारी पब्लिक है, जो जनता है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पर करना, उस पब्लिक पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं। सरकार यहाँ पर पब्लिक को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आती है, आपको पता होगा। तो उसी के बारे में राइटर चर्चा करते हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो, पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय पर ये एजुकेशन में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो वो चीज़ के ऊपर राइटर थोड़ा जोर देते हैं।
क्या क्या बोलते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है कि जितनी भी सरकारी पॉलिसीज़ होती हैं, जो सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। किस चीज़ के लिए? हमारे देश का आगे फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि सरकार अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग नीतियाँ लेकर आती हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो देश का भविष्य डिसाइड करने के लिए ये पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर कोई अच्छी नीतियाँ होंगी, अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगी, लोगों का कल्याण करेंगे, पब्लिक वेलफेयर करेंगे, जो लोगों का रहने सहने का तरीका है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा अगर वो पब्लिक पॉलिसीज़ लोगों के हित में है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो ये पॉलिसी बना रहे लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये नीतियाँ बनाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं सरकार के अंदर में भी, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। कुछ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ और लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। तो राइटर इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, पूरा आर्टिकल इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सजेशन दिए हैं, जिस सजेशन के बेसिस पर हम अपनी पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को भारत में बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम लोग पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को इंक्रीज़ करके ऐसे कोर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं जहाँ पे लोगों को पब्लिक मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को सिखाया जाए, नीतियाँ बनाना सिखाया जाए, तब उन लोगों को यहाँ पर सरकारी लेवल पर रखा जाए, जिससे यहाँ पर एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पर लोगों के लिए निकल कर आए। तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना, पब्लिक मैनेजमेंट, ये पब्लिक मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है पब्लिक पॉलिसी के मैटर में। जब भी पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर राइटर ने मेजर फोकस किया। राइटर बोलते हैं जब भारत की ब्यूरोक्रेसी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टैलेंटेड IAS ऑफिसर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग लेवल्स के ऊपर में, लेकिन जो हमारा गवर्नेंस है वो अभी भी काफ़ी पीछे है। अभी भी यहाँ पर सरकार का जो काम है ना, वो सही से हो नहीं पा रहा है, या पॉलिसीज़, अगर कोई अच्छी पॉलिसी आती भी है तो उसको हम सही से लागू नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किसी पॉलिसी में? उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी, कोई नीति आई है, वो एफिशिएंट नहीं होगी, सही से आप अगर एफिशिएंट है भी, सही से आप लागू नहीं करते तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? जब आप पब्लिक मैनेजमेंट में जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, क्योंकि पब्लिक मैनेजमेंट का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। आप यहाँ पे सपोज IAS ऑफिसर बनते हो, लबासना में ट्रेनिंग करोगे, उसके साथ साथ पब्लिक मैनेजमेंट की जो पूरी ट्रेनिंग वो यहाँ पर सरकार आपको देगी, लेकिन उस ट्रेनिंग में बहुत सारी कमियां रह जा रही हैं आज के समय में, जिसकी वजह से अच्छी पॉलिसीज़ हमारी आ नहीं पाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर हैं खुद यहाँ पर सिविल सर्विसेज में रह चुके हैं, 37 साल, 37 ईयर्स यहाँ पर इन्होंने सिविल सर्विसेज के अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपना कंट्रीब्यूट किया है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने, राइटर ने लिखा है कि मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, उनकी भी जो अंडरस्टैंडिंग वो उतने बड़े लेवल पर डेवलप नहीं हुए, क्योंकि उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो पब्लिक पॉलिसी में एक अच्छी ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर लोगों को पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो है वो नॉलेज मिलेगी। तो बहुत सारी जो जॉब्स आपको देखने को मिल रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, हमारी गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज़ के अंदर में, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि पब्लिक मैनेजमेंट सिखाया जाए। सिविल सर्विसेज के अंदर भी पब्लिक को कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ें यहाँ पर लोगों को आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन उस सिविल सर्विस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? वो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, उस ऑफिसर को वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार अगर वो ट्रेनिंग सही से नहीं दे पा रही है तो वो पब्लिक को मैनेज करने के लिए कैपेबल कैसे हो पाएगा? फिर उसके बाद में यहाँ पर एक डेटा आया, इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है, राइटर बोलते हैं कि देखो पब्लिक मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। काफ़ी सारे ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक मैनेजमेंट के, पब्लिक पॉलिसी के कोर्स पढ़ा रहे हैं। आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि लगभग 3182, कितने, 3182 के आसपास इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रकार के पब्लिक मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं। 29 इंस्टीट्यूशंस हैं जो केवल पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम को दे रहे हैं। 17 प्राइवेट हैं, कुछ सेमी प्राइवेट हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट की बेसिस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर में है जो कि पब्लिक मैनेजमेंट जैसा प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो इसी रीज़न की वजह से देखो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके पास में पब्लिक मैनेजमेंट के प्रोग्राम की कमी है। और नहीं तो अगर ये प्रोग्राम अच्छे से पढ़ाया जाए लोगों को तो लोग यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट लें, लोग पूरा कोर्स करें पब्लिक मैनेजमेंट का,
लेकिन आज के समय पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे, राइटर बोलता है कि काफ़ी सारे ऐसे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद में उनको जो नॉलेज मिली है वो एक अल्टीमेट लेवल की नॉलेज है। तो उसी के बेसिस पर इन्होंने 3 सजेशन दिए हैं बड़े बड़े कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला सजेशन यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि मेरा जो पहला सजेशन है ना वो क्या है, वो ये है कि जो पब्लिक मैनेजमेंट है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने चाहोगे तो उसमें पब्लिक मैनेजमेंट वाला एक पेपर ऐड कर दो, या तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह ले आओ, या फिर जो राइटर बोलते हैं जो ऑप्शनल पेपर है ना, जैसे आप कोई भी ऑप्शनल चूज करते हो तो उसके 2 पेपर होते हैं, 2 की जगह ऑप्शनल का 1 पेपर रखो, एक पब्लिक मैनेजमेंट रखो। तो पब्लिक मैनेजमेंट रखना ज़रूरी है, ये यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल लोगों की मदद करेगा, क्योंकि अगर ये पब्लिक मैनेजमेंट का पेपर आपके यूपीएससी में होगा तो आप उसकी तैयारी पहले से करना स्टार्ट करोगे। आपको एक अच्छी जानकारी बहुत पहले से रहेगी, जब ट्रेनिंग मिलेगी तो आपको और ज़्यादा रिफाइन कर दिया जाएगा उस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। तो पहली चीज़, सिविल सर्वेंट्स जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं उनके पास में एक फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए। पब्लिक मैनेजमेंट का जो कोर्स यहाँ पर उनको यहाँ पर सिखाना चाहिए। और वो कैसे सिखाया जाएगा, उनकी स्वयं तैयारी के अंदर में ऐड करके। जब वो यूपीएससी का पेपर दे रहे होंगे तो उस सिलेबस के अंदर में आप पब्लिक मैनेजमेंट का एक चीज़ ऐड कर दो, एक सब्जेक्ट ऐड कर दो, जिसके लिए उस इंसान को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में उस सर्विस में एंटर होने से पहले ही उसको पब्लिक मैनेजमेंट की एक प्रॉपर नॉलेज होगी कि कैसे किया जाता है। तो अब वो जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय काम होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। दूसरा यहाँ पे बोला गया है, पहला सजेशन के बाद में सेकंड सजेशन बोला गया है कि लगभग 5 लाख के जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी भाई सिविल सर्विसेज में हर साल अपीयर होते हैं। और 5 लाख भी नहीं, बहुत कम ही होते हैं। देखो यूपीएससी में हम लोग सोचते हैं भाई 15 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग, 18 लाख लोग हर साल पेपर देते हैं, उसमें से 1000 बनते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, पेपर देने वाले वही 40-50 हज़ार लोग रह जाते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो आपका जो कंपटीशन है ना वो 30-40 हज़ार के दायरे में रह जाता है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे तो ऐसे होते हैं भाई सारे पेपर का जो सारे एग्ज़ाम का दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं है, जिनका एक पूरा पैशन है भाई यहाँ पर डिसाइड कर रखा है भाई यूपीएससी, तो यूपीएससी के अलावा ना ये ना वो। अगर वो डट के तैयारी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में तो क्लियर होना ही है यार, है ना। तो राइटर ने भी उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है, बोला है कि देखो वही 4-5 लाख लोग जो है कैंडिडेट है वो अगर यूपीएससी के लिए हर साल अपीयर भी हो रहे हैं ना, तो उनमें से यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ बेहतर होगी। क्या बेहतर होगी कि हम लोग क्या करेंगे पहले से, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं तो पब्लिक मैनेजमेंट वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग तैयार हो गए ना पेपर देने के लिए आएंगे, उन्हें पहले से यहाँ पर पब्लिक मैनेजमेंट की जो नॉलेज है वो यहाँ पर होने वाली है ना, क्योंकि वो तैयारी कर आ चुके हैं। और सबको यहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा अगर पेपर क्लियर करना है। तो इससे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी यूनिवर्सिटीज़ की भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, कि वो इस सब्जेक्ट को ऑफर करें एज अ ग्रेजुएशन। यानी कि अब ये पब्लिक मैनेजमेंट जो एक बेसिकली कह सकते हो एक पूरा का पूरा कोर्स या ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगी, जब यहाँ पे यूपीएससी के अंदर में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन कहीं ना कहीं एक नई डिमांड बन जाएगी लोगों की, एक मेजर बूस्ट हो जाएगा। ये दूसरा यहाँ पर सजेशन आया। तीसरा सजेशन यहाँ पर इनका यह है कि सपोज़ यहाँ पर 5 लाख लोग जो है वो पेपर दे रहे हैं, उसमें से 10% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं यूपीएससी के लिए, है ना। 10 लोग यहाँ पर 10% लोग सेलेक्ट हो गए, आईएएस बन गए, आईआरएस आईपीएस जो भी बनना था बन गए। लेकिन अब उसके बाद जो बचे कुछ लोग हैं वो क्या करेंगे भाई, आप ये देखो वो कहीं ना कहीं एक बेटर सिटीज़न बन पाएंगे, है ना। उनको भी पब्लिक मैनेजमेंट की नॉलेज होगी, बेटर सिटीज़न बन पाएंगे। वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में एज अ मैनेजर काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा सजेशन यहाँ पर राइटर ने ये मेंशन किया है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के अंदर में ये काम तो करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा, यूपीएससी के अंदर में इसको थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा आर्टिकल, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या था इशू, क्लियरेंस मिल जाना चाहिए। नाउ थंबनेल वाला आर्टिकल हम कवर कर ही चुके हैं, फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले आर्टिकल को कवर करते हैं, प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर आपको केवल और केवल देखने को मिलेगा सेकंड वाला, पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो
स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? क्योंकि जो पेरोल है, पेरोल यहाँ पर एक कैदी को थोड़े समय के लिए रिहाई देने के लिए, उसको रिहा करने के लिए यहाँ पर इस पेरोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन पेरोल यहाँ पर किसी भी कैदी का हक नहीं है, ठीक है। पेरोल अगर हम लोग किसी कैदी को देना चाहें तो दे सकते हैं, मना करना चाहे तो मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। पेरोल कैसे दिया जाता है? मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके परिवार वाले यहाँ पर कोई बीमार है ना, या फिर वो बीमार है ना, या फिर परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो उस बेसिस पर थोड़े समय के लिए यहाँ पर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये उसका हक नहीं है, ये ध्यान रखना। एक कंडीशनल बेसिस पर उसको रिलीज़ किया जाता है, जबकि फरलो जो है वो एक अनकंडीशनल बेसिस पर होता है। फरलो में क्या होता है? एक कैदी लंबे समय से जेल में अपना जो सज़ा है वो काट रहा है, अब उसका जो आप कह सकते हो कि जो उसका नेचर है वो काफ़ी सुधर भी चुका है, तो अब थोड़े समय के लिए उसको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो फरलो कहीं ना कहीं उसका राइट हो सकता है, लेकिन पेरोल यहाँ पर उसका राइट नहीं है, तो ध्यान रखना। वैसे फरलो और पेरोल दोनों ही यहाँ पर मना किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक कैदी है, अगर वो फरलो मांगता भी है, अगर उसका एक राइट है, अगर वो मांगता भी है, लेकिन वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, समाज के हित में नहीं है उसको छोड़ना, तो उसको भी मना किया जा सकता है। तो मतलब पेरोल और फरलो दोनों ही मना किया जा सकते हैं अगर वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो कैदी को लेकर हो, चाहे वो जेल को लेकर हो। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है ना, जो प्रिजन्स का पूरा सिस्टम है, पूरा जेल वाला सिस्टम है, वो हमारी राज्य सरकार के अंदर में ही आता है। क्योंकि जो हमारे संविधान में 7वां शेड्यूल है, उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसी में ही प्रेजेंट सिस्टम को रखा गया है। तो उसके चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो, चाहे कोई सी बात हो, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर ओन करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।